नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में हमारा दूसरा पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। उसके कुछ छूटे हुए पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ हैं। उनको हम समझते हैं कि उन पैराग्राफ में किस संदर्भ में बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा पहला पैराग्राफ है जो कि आपकी पुस्तक की संख्या पृष्ठ संख्या 46 यानी 46 से ऊपर दिया गया है ये पैराग्राफ। तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या बात की गई है या किस संदर्भ में बात की गई है। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईस्वी पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। ठीक है, ये साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु और शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। यानी यहाँ पर उस समय जब ये साम्राज्य स्थापित हुआ था 720 से 610 ईस्वी पूर्व तक, यहाँ पर ये असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की नींव रखी थी और वो साम्राज्य काफ़ी उन्नति के शिखर पर रहा था। लेकिन फिर भी आसपास की स्थिति में भी लूटमार भी कई तरीके से होती थी, आक्रमण भी होते थे। और ऐसी स्थिति में उस समय जो उनके अधीन जो प्रजाजन होते थे उनसे बहुत कुछ वसूला जाता था, जिसमें खाद्य सामग्री, पशु, धातु, यानी एक तरह से अत्याचारपूर्ण हम कह सकते हैं। और बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था, यानी एक तरह से क्रूर व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र भी मानते थे। जो बहुत सारे लोग हैं वो बाहर से आए हुए थे। हमने देखा है, पढ़ा है कि किस प्रकार से गडरियों के रूप में लोग हैं पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते थे। कई बार वो मजदूरों के रूप में आते थे और फिर यहीं पर बस जाते थे। और फिर वो सब कह सकते हैं कि जब उनकी स्थिति जो मजबूत हो जाती थी, अर्थात वो पैसे वाले या संपन्न हो जाते थे, तो फिर वहीं बस जाते थे। उनमें से आखिरी राजा जो है बाहर से आया हुआ ही था, अशुरबनीपाल, जिसका समयकाल माना जाता है 668 ईस्वी पूर्व से 627 ईस्वी पूर्व तक। ने उत्तर में अपनी राजधानी, जो कि उसने अपनी राजधानी बनाई है निनवे। ठीक है, निनवे को उसने राजधानी बनाई है और वहाँ पर उसने एक पुस्तकालय की स्थापना की। ये चीज़ समझना है क्योंकि हम इसमें पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे हैं। एक पुराकालिक पुस्तकालय कि किसने वो प्राचीन पुस्तकालय बनाया था। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुनी साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियाँ और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया। यानी अशुरबनीपाल को कहीं ना कहीं जो है पुराने प्रलेखों के बारे में शौक था, या वो कुछ न कुछ ऐसा विद्वान था कि वो इन सारी चीज़ों को रखवाना चाहता था। तो उसने उस पुस्तकालय के अंदर जो है प्रयत्न किया कि उसने इतिहास, महाकाव्य, ये सारी चीज़ों को उसने सुरक्षित रखवाने के बारे में सोचा और उसके लिए उसने पट्टिकाएं बनवाई। उन पट्टिकाओं के ऊपर उन सब का विवरण है वो लिखवाया। उसमें सफल रहा और उसे सफलता मिली। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भी भेजा। उसने ये कहा कि खुदाई करने के पश्चात अगर कुछ चीज़ें मिल जाती है अवशेषों के रूप में, जो उससे कहीं ना कहीं जो है प्राचीनता के बारे में जानकारी दे, प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी दे, तो उसके लिए उसने अपने लिपिकों को भेजा। क्योंकि दक्षिण में ये तैयार होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे, यानी फेमस या प्रसिद्ध थे। हालांकि लगभग 1800 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई। वहाँ पे जैसे जैसे कालांतर में परिवर्तन आया तो वहाँ सुमेरियन भाषा है वो बंद हो गई। वहाँ की भाषा अक्कदी, सुमेरियन, तो ये वहाँ की भाषा थी, तो वो बंद हो गई। लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। यानी चूंकि ये प्राचीन भाषा थी तो ऐसे जनमानस में ये बोलनी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी विद्यालयों में, या कह सकते हैं कि शब्दावली, या कह सकते हैं व्याकरणीय तौर पे, या अनेक सूचियों में आज भी वो भाषा वहाँ पर पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। किलाक्षर लिपि जो उस समय की जो लेखन कला का विकास वहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर उस सुमेरियन और अक्कदी भाषा ही वहाँ पे लिखी जाती थी। और उन पट्टिकाओं को, चूँकि ये भाषा अभी भी बोली जा रही थी वहाँ पे,
तो उसको समझा जा सकता था या पढ़ा जा सकता था। और असुरबनीपाल ने उसका एक तरह से अध्ययन करने के बारे में या इन पट्टिकाओं के बारे में उसने पता लगाया। और असुरबनीपाल के आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि उसने दक्षिण में भेजा है, वहीं बेबीलोनिया ऐसी जगह थी जहाँ पे ये पट्टिकाएँ मिल सकती थी, तो असुरबनीपाल ने ये प्रयास है यहाँ पर किया है। गिलगेमिश महाकाव्य हमने पढ़ा है। गिलगेमिश जो एक महान योद्धा था, वहाँ का शासक था, और किस प्रकार से वो अमरत्व की खोज के लिए निकला था, तो वहाँ पे गिलगेमिश महाकाव्य की रचना भी वहाँ पर हुई थी। और उसके संदर्भ में भी पट्टिकाएँ हैं वो तैयार की गई थी। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे, यानी जो भी लिपिक वगैरह होते थे वो अपना नाम या अपने बारे में भी वो उसमें वर्णन करते थे। जैसे एक चित्रकार होता है, चित्र बनाता है, तो लास्ट में वो अपना नाम भी लिखता है या अंकित करता है। ठीक है, ये पट्टिकाएँ बनाने वाले लिपिक भी इस तरह से अपना नाम और तिथि भी वो लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है कि किसी में असुरबनीपाल का नाम भी लिखा हुआ आता है और उसके बारे में लिखा गया है। असुरबनीपाल ने अपने बारे में क्या विवरण दिया है कि वो कहता है, उस पट्टिका के अंदर लिखा है उसके बारे में कि मैं असुरबनीपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों की पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। गूढ़ यानी गहरा ज्ञान। मैंने देवताओं की बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है कि जो मुझे बुद्धि देवताओं ने प्रदान की है और जो देवताओं ने मुझे ज्ञान दिया है उसे मैंने पट्टिकाओं पर लिखने का प्रयास है वो किया है। और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। संग्रहित करना है अर्थात इकट्ठा करना। मैंने उन्हें निन्वे स्थित अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत निन्वे स्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया है। तो उसने निन्वे के अंदर उन पट्टिकाओं को जो है इष्टदेव यानी परमात्मा जिसे वो मानता है, भगवान जिसे वो मानता था, तो उसने वो जो है असुरबनीपाल ये भी कहता है कि इष्टदेव के मंदिर के पुस्तकालय के अंदर मैंने आगामी भविष्य में यानी जो उसकी संतानें आएगी या आगामी पीढ़ियों के लिए उसे रख दिया है। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपनी शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाने के लिए मैंने उनको सुरक्षित रखवा दिया, यानी जीवन के कल्याण के लिए, क्योंकि उन पट्टिकाओं पे जो है कई ज्ञान की बातें थी, विवेक की बातें हैं उसमें की गई थी, और आत्मकल्याण के लिए कई अच्छी चीज़ों का, अच्छे गुणों का ज्ञान मिलता है और वहीं आने वाली पीढ़ियों को उस संदर्भ में जानकारी मिलेगी। तो कह रहा है कि शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाने के लिए उसकी पीढ़ियों को कुछ मिले उन पट्टिकाओं के माध्यम से, तो उसके लिए उसने उसको सुरक्षित रखवाया है। और कहाँ रखवाया है, तो यहाँ पर आपका छोटा सा प्रश्न भी बनता है कि असुरबनीपाल ने जो है जो पट्टिकाएं हैं वो किस मंदिर में रखाई थी, तो इष्टदेव नाबू के मंदिर में उसने रखवाई थी। आदि या प्राचीन पुस्तकालय किसके द्वारा बनाया गया था, तो असुरबनीपाल के माध्यम से। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। अब यह पट्टिकाएं जैसे लाइब्रेरी के अंदर हम विभिन्न जो है विषय की पुस्तकें अलग अलग रैक में रखते हैं, जिसमें हिंदी की अलग है, इतिहास की अलग है, इंग्लिश की अलग है, ठीक उसी प्रकार से जो ये पट्टिकाएं भी उसने विभिन्न प्रकार की इकट्ठी करवाई थी उसकी भी सूची बनाई जाती थी और उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखा जाता था। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया, यानी टोकरी भर जो भी उनकी पट्टिकाएं होती थी उसका नामकरण किया जाता था, उसकी पहचान बताई जाती थी। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय के ऊपर भी होती थी, लिखी गई होती थी, और अमुक पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत भी किया गया था। असुरबनीपाल की पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिसे विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। तो असुरबनीपाल का ये प्रथम प्रयास था जब उसने पुस्तकालय बनवाया था, और इस पुस्तकालय में अलग अलग विभागों से संबंधित ये पट्टिकाएं अलग अलग विवरण के अनुसार, अलग अलग नामों के अनुसार है, उन्हें अलग अलग रखा गया था। तो यहाँ पर हमारे लिए समझने की बात है कि उसके कुल पुस्तकालय में कुल कितने ग्रंथ थे, तो 1000 ग्रंथ थे और साथ में 30,000 पट्टिकाएं थी और उसे अलग अलग रखा गया था। तो ये था एक पुराकालिक पुस्तकालय के बारे में विवरण, जिसमें जो है असुरबनीपाल का नाम आता है। फिर आता है
कि एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता किसे कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ता यानी प्राचीन चीज़ों के बारे में जो है जानकारी अर्जित करने वाला व्यक्ति। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार जो खुदाई के दौरान अनेक चीज़ों को निकालता है और उसका एक तरह से कह सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से उसका अनुसंधान करता है। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर जिसका नाम है नेबोपोलासर, ठीक है, ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन के भवन निर्माण की परियोजनाओं को पूरा किया। यानी उसने कई प्रकार के भवन भी वहाँ पर बनाए हैं। नाम क्या है? नेबोपोलासर। ये कहाँ का सूरवीर था? दक्षिणी कछार, जो कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, बेबीलोनिया का क्षेत्र है। ठीक है, उस समय से लेकर 539 ईस्वी पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख शहर बन गया था। यानी उस समय बेबीलोनिया एक बहुत ही जाना माना या प्रमुख शहर था मेसोपोटामियाई सभ्यता का। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी 4 दीवारी तिहरे थी, यानी उसकी चारों तरफ सुरक्षा घेरा भी रखा गया था। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। ये उसकी विशेषता है कि राजमहल और बड़े बड़े मंदिर भी बनाए गए थे। एक जिगुरात, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि जिगुरात क्या है। ठीक है, इस पे प्रश्न आता है कि जिगुरात क्या है। ये कई बार 1-1 या 2 नंबर से संबंधित प्रश्न आता है। तो जिगुरात यानी एक सीढ़ीदार मीनार थी। ये आपको प्रश्न कॉपी के अंदर भी करना है। एक सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग भी बना हुआ था। तो इसे जिगुरात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोजें भी की थी। यानी बेबीलोनिया के लोगों ने नए नए व्यापारिक कारोबार को भी बढ़ाया था और विभिन्न विद्वान रहते थे जो गणितज्ञ और खगोलविद थे, जिन्होंने नई खोजें की थी। तो हमने कल ही पढ़ा है इसको कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया के जो देन है हमें, तो उन्होंने महीनों को कैसे बांटा है, किस प्रकार से उन्होंने जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में बात की है। तो ये खोजें उनकी थी। नेबोनिडास स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश भी उसने दिया। चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया है, तो मैंने दिन भर दिन उसके बारे में सोचा। नेबोनिडास एक स्वप्न के बारे में बात करता हुआ कहता है कि मुझे स्वप्न आया और मुझे उर नगर के देवता आए हैं सपने में और मुझे ये बताया कि राजा को एक महिला पुरोहित को रखना चाहिए, और उसने उस सपने को सच माना है। और उसने जब इसके बारे में जानकारी जताई तो चूंकि अंतिम बेबीलोन का अंतिम शासक था, तो उसने प्राचीन पुराने राजवंशीय विधान से संबंधित जो जानकारी जुटाई, तो उसे पता चला कि वास्तव में पहले एक महिला पुरोहित का पद हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे उसको भुला दिया गया था और उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया था। उसने कि उसके किस प्रकार से उसको कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार से उसको कार्य करना है, वो महिला कैसी होगी, उस बारे में उसमें नहीं बताया गया था। तो मैंने उसके बारे में दिन ब दिन सोचा कि मुझे ये पद है वो वापस प्रतिष्ठापित कर देना चाहिए। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज से 1150 ईस्वी के आसपास मानते हैं, का पट्टलेख मिला है। पट्टलेख यानी वही पट्टी का स्लेट, और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति भी अंकित देखी है। उसने उसके आभूषण और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। यानी वो चाहता था कि महिला पुरोहित की नियुक्ति की जाए और उसकी वेशभूषा जो प्राचीन समय में पहनी जाती थी और आभूषण जो पहने जाते थे, उसके ऊपर उसका ध्यान है वो उसने देखा और उससे वो वैसा ही अपने राज्य में उसको प्रतिष्ठापित करना चाहता था। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं पारंपरिक पद था और धीरे धीरे ये खत्म हो गया था। लेकिन जो नेबोनिडास था उसने ये पद है पुनः प्रतिष्ठित किया और उसके लिए उसने अपनी ही पुत्री को चुना और उसे उसी प्रकार से प्राचीन समय में जैसे वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते थे वैसे ही वस्त्र और
एक अन्य अवसर पर नेबोनिडास के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम भी खुदा था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईस्वी के आसपास शासन किया था, यानी खुदाई में जो उसे एक टूटी हुई मूर्ति मिली थी और उसके बारे में भी सत्य था कि उसने शासन किया था, क्योंकि इतिहास ऐसा कहता है। खुदाई में ऐसे कई अवशेष मिले हैं जिसमें उसके बारे में सारगोन का नाम भी आता है। नेबोनिडास और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था कि सारगोन के बारे में नेबोनिडास ही नहीं है बल्कि अनेक लोगों ने उसके बारे में सुन रखा था। तो उसके बारे में जो जानकारी है वो सत्य है। नेबोनिडास ने ये महसूस किया कि उससे उस मूर्ति की मरम्मत करवानी चाहिए। नेबोनिडास एक व्यक्ति ऐसा था जो कि प्राचीन धरोहर को सुरक्षित भी रखना चाहता था और कहीं न कहीं वो राजवंशीय परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहता था। और जैसे ही वो टूटी मूर्ति उसे मिली जो सारगोन की थी, तो उसने उस मूर्ति की मरम्मत करने के बारे में सोचा। और वो लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर है मैंने बदलवा दिया। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये वाक्य किसका है, ये सेंटेंस किसका है। तो यहाँ पे नेबोनिडास का सेंटेंस है, वाक्य है। और इसके अंदर वो ये लिखता है कि एक तो देवताओं के प्रति उसकी भक्ति, क्योंकि सपने में और देवता आए थे और उसे जो है पुरोहित का पद बताने को बोला था, रखने को बोला। और राजा की प्रति भक्ति, राजा यानी वो स्वयं राजवंशीय था। और ऐसे में जब इसने किसी राजा सारगोन का जो उसने टूटा फूटा धड़ देखा या मूर्ति देखी, तो उसने उस मूर्ति को भी, क्योंकि ये पारंपरिक प्रतिष्ठा के लिए उसने उस कई कुशल शिल्पियों को बुलाया और फिर जो खंडित मूर्ति थी उसको सिर को उसने बदलवाया। और इस प्रकार से कहीं न कहीं ये एक आरंभिक पुरातत्व वेता था जिसने प्राचीन अवशेषों को सुरक्षित रखने के बारे में सोचा, प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखने के बारे में सोचा। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया का आरंभिक पुरातत्ववेता कौन था। तो हमें याद रखना है मेसोपोटामिया का आरंभिक पुरातत्ववेता जो है बेबीलोनिया का जो शासक था जिसे नेबोपोलासर या नेबोनिडास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, नेबोनिडास जो अंतिम बेबीलोन का अंतिम स्वतंत्र शासक था। ये था हमारा टॉपिक। हमारा एक और जो है पैराग्राफ है जिसपे मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई के संदर्भ में बात की गई है कि किस प्रकार उनकी खुदाई की गई थी। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। यानी आज वर्तमान की संदर्भ में बात की जा रही है, तो पहले तकनीकें होती नहीं थी, तो लेकिन और प्राचीन समय के जो उत्खनक थे उनकी तुलना में आज ज़्यादा कुशल है, क्योंकि उनके पास तकनीक है। उनके कार्य की यथार्थता और परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। तो वो कारण है कि समय या काल परिस्थितियां बदलती है, तो वैसे ही कई चीज़ें हमारे सामने नहीं आती है। तो ऐसे में आज वर्तमान में हमारे सामने जितने भी पुरातत्वविद हैं वो काफ़ी उच्च स्तर के हैं। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे पहले उर नगर में की गई थी। उर नगर की खुदाई में जो विशाल राजमहल वगैरह निकाला है, उर का जो जिमरिलिम मारी का राजमहल, सॉरी जिमरिलिम मारी का तो मारी नगर था। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया कि पहले के समय में तो खुदाई की जाती थी, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की खुदाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है, अधिक मात्रा में मजदूर दलों की आवश्यकता पड़ती है, कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है जो उससे खुदाई से जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ निकाल सकें, अवशेषों को एज इट इज़ सुरक्षित है वो निकाल पाए। तो आज ये तरीका है वो काफ़ी कुछ बदल गया है, क्योंकि अब वो तरीके नहीं रहे। इस संदर्भ में अबू सलालिक नाम के एक छोटे से कस्बे का उदाहरण लिया गया है पुरातत्वविदों के माध्यम से, और किस प्रकार से उसकी खुदाई की गई थी और उसमें क्या क्या सामग्री मिली थी उस संदर्भ में इसमें बात की गई। ये कस्बा 2500 ईस्वी के पूर्व के लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा को ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीलों की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े और अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। यानी इस खुदाई के दौरान जो भी फावड़े वगैरह होते हैं या औजार होते हैं उनसे उनको खरोंचा जाता है, निकाला जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई।
पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति और गड्ढों तथा अन्य विशेषताओं का पता भी लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोदकर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों, पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की, यानी उन्होंने बहुत सारी मिट्टी को खोदा, कई प्रकार के अवशेषों को उन्होंने निकाला। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया, क्योंकि जो उन्हें अवशेष के रूप में वहाँ जो प्राप्त हुआ उस आधार पर उन्होंने पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियाँ भी मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी, यानी वो मछली सेवन करते थे या मछली खाते थे। साथ में वहाँ पर गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे भी मिले थे। उपले यानी कंडे जो बनाए जाते हैं, गोबर से थाप कर जो बनाए जाते हैं उन्हें, तो उसमें भी उससे अवशेष भी मिले हैं और उसके अंदर से पौधों के बीज या रेशे मिले हैं। तो यहाँ पे रसोई घर का स्थान माना जा सकता है या चूल्हे होने का अंदाज है, वहाँ पे इतिहासकारों ने लगाया है, पुरातत्वविदों ने लगाया है। घरों में रहने के कमरे कौन कौन से थे ये जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं, यानी ज़्यादा कमरे वगैरह नहीं मिले हैं। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत भी पाए गए हैं, यानी वो लोग सूअर खाते होंगे, सूअरों का मांस खाते होंगे, सूअर पालन करते होंगे, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर छुट्टे घूमा करते थे, यानी सूअर वो पालते थे या छुट्टे घूमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सूअर की कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। मृतक की कंकाल के पास से हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस है वो रखा गया होगा। और पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन ये जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरों पर पोपलार यानी एक लंबा सा पेड़ होता था, पतला पेड़ होता था जो मेसोपोटामिया में उगता था, कि लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी, और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। तो उन्होंने ये हर प्रकार से पता लगाया कि घर कैसे हुआ करते थे और किस प्रकार उनके रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती थी, किस किस का मांस खाया जाता था, शवों को कैसे दफनाया जाता था, छतें कैसी हुआ करती थी। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी जुटाने का प्रयास है वो किया है। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई है, उसमें जो अबू सलाबिक शहर का नाम आता है, छोटे से कस्बे का, उसकी खुदाई की, तो ये सारी चीज़ें हैं वो उन्हें प्राप्त हुई, या जानकारी इस संदर्भ में उन्हें जानकारी इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म। धन्यवाद।